स्वागत है अपने YouTube के एक नई वीडियो में। तो अपने YouTube चैनल में आज जो एक नया वीडियो है वो एनसीईआरटी क्लास बुक क्लास 11th की यानी जो सेकंड बुक है उससे रिलेटेड है। बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा जिसमें हम लोग भौतिक के मूल सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी क्लास 11th की सेकंड बुक है। उसमें हम लोग देखेंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करें और आगे बढ़ें, जिसमें हम लोग 13 लेसन पढ़ेंगे और 13 लेसनों में सबसे पहले देखेंगे भूगोल एक विषय के रूप में पढ़ेंगे हम। तो देखते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखें, स्किप ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो भूगोल एक विषय के रूप में सर्वप्रथम अगर देखें तो भूगोल शब्द का प्रयोग जो है वो एराटोस्थनीज ने, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे, 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। और यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो यानी पृथ्वी एवं ग्राफिक्स यानी वर्णन करना, इन शब्दों से मिलकर के बना था जियोग्राफी। विद्वान विद्वान भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। जो विद्वान है यानी भूगोल वेत्ता जो है वो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। और मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है, यानी एडेप्टेशन अथवा मॉडिफिकेशन के माध्यम से मानव ने एक प्रकृति के साथ ऐसा किया हुआ है। सबसे पहले अब हम देखेंगे भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम समझते हैं। भूगोल अध्ययन एक अंतरशिक्षण एक विषय है। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है और इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के दो प्रमुख उपागम है। एक तो विषय विषय वस्तुगत क्रमबद्ध, दूसरा प्रदेश का, दूसरा है प्रादेश का। यानी पहला विषय वस्तु यानी क्रमबद्ध, दूसरा प्रादेश का। विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। विषय वस्तु भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम जो है एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट जो थे, जिन्होंने 1769 से 1859 द्वारा परिवर्तित किया था।
जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे के जर्मन भूगोलवेत्ता कॉल रिटर 1779 से 1859 द्वारा किया गया था। यानी जो दो भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल के उपागम के बारे में एक परिभाषित किया। ये जो है हमारे आपको एक ग्राफ के अनुसार दिख रहा है, भूगोल के क्षेत्रों के क्षेत्र हैं। इसमें आपको हो सकता है सही ना दिख रहा, लेकिन हम इसके अनुसार आपको बताते हैं। देखेंगे सबसे पहले भौतिक भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल में क्या आता है कि भू आकृति विज्ञान, यानी यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी भू आकृति में क्या होता है कि भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। दूसरा देखेंगे जलवायु विज्ञान के बारे में। तो इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। जल विज्ञान के बारे में अगर देखें तो यह धरातल के जल परिमंडल, समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित होते हैं इसमें। मृदा भूगोल में जैसा कि आप मृदा संबंधित समझ रहे हैं कि इसमें जो है मृदा से संबंधित सभी पढ़ेंगे, जैसे मृदा निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनकी उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित है। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे मानव भूगोल। अभी तक हमने क्या पढ़ा देखा, भौतिक भूगोल में क्या पढ़ते थे और मानव भूगोल में क्या है। मानव भूगोल में है कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समझा अध्ययन करता आता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन है। ऐतिहासिक भूगोल की अगर बात करें तो यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। राजनीतिक भूगोल, यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों एवं मध्य भूवैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन, चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे जीव भूगोल से। भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। पहला आता है जीव भूगोल। इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन होता है। वनस्पति भूगोल, यानी यह प्राकृतिक वनस्पति, उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान, इसमें प्रजातियों की निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल में संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमिह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया जाता है, जिसका अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। आगे देखेंगे भूगोल क्या है। अब हम लोग परिभाषित करेंगे इसको अच्छे से। तो भूगोल क्या है? भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है, जो कि रिचर्ड हॉडसन के अनुसार है।
अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार देखें तो भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। ये अल्फ्रेड हेटनर ने कहा है। और रिचर्ड हॉटसन ने कहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। आगे देखेंगे हम। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड यानी नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। यानी भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड नोड्यूल्स एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर ली है। अब हम देखेंगे इस लेसन से जो बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जैसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले जो भूगोल शब्द जैसे मैंने बताया जियोधनग्राफिया एराटोस्थनीज जो कि ग्रीक विद्वान थे। दूसरा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो वो है मैदान। किसको कहा जाता है? मैदान को जो है एक भौतिक लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। तो क्यों शब्द जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है कालिक संश्लेषण कहलाता है। तो वो इतिहास कहलाता है कालिक संश्लेषण। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यानी इस प्रकार से इसके करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो कि हमने पढ़ा। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो पृथ्वी से संबंधित इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं पृथ्वी के बारे में। आरंभिक सिद्धांत यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के द्वारा दी गई है। इमैनुअल कांट जो कि 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार, यानी जो इमैनुअल कांट है, उन्हें निहारिका परिकल्पना का भी एक इन्होंने सिद्धांत दिया। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिडे व जर्मनी के कॉल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया और उनके विचार से सूर्य एक और निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कणों की बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम ही ग्रहों का निर्माण हुआ। आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम देखें तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वनाश सिद्धांत, यानी जो सर्वमान्य सिद्धांत है, वो है बिग बैंग सिद्धांत। यानी बिग बैंग सिद्धांत जो है, इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। उन्नीस सौ बीस में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। यानी 1920 में एडविन हब्बल जो थे, उन्होंने एक प्रमाण दिया था कि ब्रह्मांड का जो है विस्तार हो रहा है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो सर्वमान्य सिद्धांत है, बिग बैंग का सिद्धांत है, जो विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार देखें तो ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। सबसे पहले देखें तो आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ और इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। यानी बिग बैंग की घटना से आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ था। आगे अगर हम देखें, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 यानी 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। यानी होयल ने इसका विकल्प स्तर
अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। यानी होयल जो थे, इन्होंने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। यानी जो एक आकाशगंगा वो है असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ये अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका के नाम से भी जाना जाता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए थे और ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिसमें तारों का निर्माण हुआ। तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट देखेंगे कि प्रकाश वर्ष समय की नहीं वरन दूरी का माप है। यानी प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मापक नहीं है, वो दूरी का मापक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी जो प्रकाश की गति होती है वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यानी 9.46 गुणे 1912 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी अगर देखें तो उसमें 14,95,98,000 किलोमीटर है। यानी उनकी औसत डिस्टेंस अगर देखें तो कितनी है? 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 है। आगे देखते हैं हम पृथ्वी का उद्भव। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था। आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ? आज बात करते हैं स्थल मंडल का। तो हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें जाती हैं। परपटी, प्रवारा, ब्रह्मकोड और आंतरिक क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। अब बात करते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। वर्तमान में वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी और सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया था। अब देखते हैं आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व रूप से भर गई थी। अब इससे बनने वाले प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती? तो वो 4.6 अरब वर्ष पहले। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है?
तो वो विभेदन नहीं है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में लगभग कितने वर्षों से पहले आरंभ हुआ? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। और पृथ्वी की आयु देखी जाए तो वो 4.6 अरब वर्ष पहले की है। इस प्रकार से हमने पृथ्वी से संबंधित, स्थल मंडल से संबंधित, ब्रह्मांड से, उत्पत्ति से संबंधित पूरा विवरण पढ़ा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। दक्षिणी अफ्रीका के सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। यानी दक्षिण अफ्रीका की अगर हम सोने की खानें देखें तो वो 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी, यानी बहुत अधिक मात्रा में है। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यह है गहरे समुद्र में प्रविभेदन परियोजना व समन्वित महासागरीय प्रभेदन परियोजना। आज तक सबसे गहरा प्रभेदन आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक गहराई तक है। यानी आर्कटिक महासागर में अगर देखें तो कोयला क्षेत्र में 12 किलोमीटर की गहराई तक भी पाया जाता है। ज्वालामुखी उद्गार जो है प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है। पृथ्वी की धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, तापमान में भी वृद्धि एवं दबाव में वृद्धि होती है। आगे देखते हैं कि उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना है। यानी जो उल्काएं हैं वो वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड हैं जिनसे हमारा ग्रह बना है। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल का एक समान नहीं होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से अगर देखें तो दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान के अनुसार भी बदलता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से प्रभावित होती है और इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं भूकंप के बारे में। मेन जो पॉइंट है उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और अगर इससे भी कोई गहन अध्ययन पाना है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो देखें, जो कि बहुत गहराई से उसमें बताया गया, बहुत डीपली पढ़ाया है। भूकंप, भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन। एक प्राकृतिक घटना है भूकंप, और ऊर्जा के निकलने के कारण इसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर एक भूकंप लाती हैं। वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। यानी जहां से ऊर्जा निकलती है उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं भूकंप का, और इसे अपकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं।
भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 अंश के कोण पर होता है। क्या होता है? यानी जैसे यहां पर भूकंप हुआ तो अधिकेंद्र जो है वो 90 अंश के ठीक ऊपर होता है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं और भूकंप मापी यंत्र सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अवलेखित करता है। भूकंपी तरंगों का अवलेखी वक्र दिखता है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपें जो की तरंगें होती हैं वो दो प्रकार की होती है, यानी दो प्रकार की होती हैं। एक भूगर्भिक तरंगें व धरातलीय तरंगें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा को मुक्त होने के दौरान पैदा करती हैं। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातली शैलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें हम धरातलीय तरंगें के नाम से भी जानते हैं। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है, यानी अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन एवं आवर्तन होता है। भूगर्भीय तरंगें जो हैं दो प्रकार की होती हैं, एक पी तथा एस तरंग कहा जाता है। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं और धरातल सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगें कहते हैं। पी तरंगें ध्वनि तरंगें जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। एस तरंगें धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं। ये द्वितीयक तरंगें कहलाती हैं। लेकिन ये क्या है? एक भूगर्भीय तरंगें हैं। यह केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से चलती हैं। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन तरंग से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। यानी परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौटती हैं और जबकि आवर्तन से कई तरंगें दिशाओं में चली जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। यानी पी तरंगों से कंपन की दिशा क्या होती है? तरंगों की दिशा में समानांतर होती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ में के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन व फैलाव की प्रतिक्रिया होती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा होती करती हैं, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार गर्त बनाती हैं। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती हैं। यानी जो धरातलीय तरंगें होती हैं वो एक अधिकतर विनाशकारी के रूप में समझा। छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगें अवलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है, जैसे ऐसे क्षेत्र भूकंपीय छाया क्षेत्र कहलाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 अंश के बीच क्षेत्र या कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है। दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 के परे पूरे क्षेत्र एस तरंगें नहीं पहुंचता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है। भूकंप अधिकेंद्र से 105 से 145 तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है और एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी
के 40% भाग से भी अधिक है। भूकंप का प्रकार देखते हैं। सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। खनन क्षेत्र में कभी-कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिसके हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इन्हें हम नियत भूकंप के नाम से भी जानते हैं। यानी जो नियत भूकंप है, उनके नाम से भी हम जानते हैं। कभी-कभी परमाणु और रासायनिक विस्फोट से भी भूकंपन होती है और इस तरह के झटकों को हम विस्फोट भूकंप के भी नाम से जानते हैं। यानी विवर्तनिक भूकंप, नियत भूकंप और विस्फोट भूकंप, यानी 3 प्रकार के भूकंपों का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम देखते हैं भूकंपों की माप। भूकंपों की माप के बारे में देखेंगे तो भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिएक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली के नाम पर जाना जाता है। झटकों से हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी गहनता 1 से 12 तक होती है। यानी इसकी अगर गहनता देखें तो वो 1 से 12 तक होती है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकांश समुद्री अधिस्थल पर हो, भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है। यह वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड तक ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर अगर 5 से अधिक है, तो इसके परिणाम जो हमें अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब हम देखते हैं भूकंप की आवृत्ति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लीज आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज लाइक करें चैनल को, सब्सक्राइब करते आगे बढ़ाएं। आगे देखते हैं रिएक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है, जो 1 से 2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। अब हमने पढ़ा भूकंप, अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। भूपर्पटी यानी द क्रस्ट, यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी यानी ऊपर ही जो भाग होता है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग, महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई अगर देखें तो 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में अगर देखें तो इसके नीचे की 30 किलोमीटर तक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है। कितनी? 70 किलोमीटर, यानी हिमालय में सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा भाग बात करते हैं मेंटल की। तो भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग जो होता है वो मेंटल कहलाता है। यह मोहो आसंतत से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी में मेंटल का भाग ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अब हम बात करते हैं क्रोड के बारे में, यानी पृथ्वी का तीसरा भाग है क्रोड। भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी की क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड में मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है। इसे निफे परत के नाम से भी जाना जाता है।
अब हम देखते हैं ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थलों। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। यानी जब तक क्या होता है ये पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो वह मैग्मा कहलाता है, और जब वह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। यानी जब पृथ्वी के अंदर ही रहता है तो उसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं, और जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसे हम लावा के नाम से जानते हैं। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है जिसमें लावा प्रवाह है, लावा के जमे हुए टुकड़े के मलबा, ज्वलखंड, ज्वालामुखी बम, राख, धूकड़ व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होते हैं। उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार के होते हैं, यानी ज्वालामुखी जो है वो निम्न प्रकार के होते हैं अगर मुख्य की बात करें। सबसे पहले अगर देखें तो सील्ड ज्वालामुखी, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यह ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है। इसी कारण इन ज्वालामुखियों का ढाल जो है तीव्र नहीं होता। यदि किसी तरह निकास नालिका से पानी भीतर चला जाए तो वह ज्वालामुखी विस्फोटक भी हो जाते हैं, अन्यथा कम विस्फोटक होना ही इनकी एक विशेषता है। इन ज्वालामुखियों से लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है और निकास पर एक शंकु बनता है जो सिंडर या शंकु के रूप में विकसित होता है। अब देखते हैं मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है। प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं। यानी मिश्रित ज्वालामुखी कैसे होते हैं, ये प्रायः ज्वालामुखी जो है भीषण व विस्फोटक होते हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी कुंड। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें से विस्फोट होता है तब वह ऊंचा ढांचा बनाने की बजाय स्वयं नीचे धस जाते हैं। धसे हुए विध्वंस जो गर्त होता हुआ धसे हुए विध्वंस गर्त लावा के गिरने से गड्ढे बनते हैं।
ज्वालामुखी कुंड कहलाते हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं जो बहुत दूर तक बह निकलता है। भारत का दक्कन ट्रैप, जिस पर वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज्यादातर भाग पाया जाता है, बृहत बेसाल्ट लावा प्रवाह क्षेत्र है। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों में होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो कि 70,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैली हुई है। ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, अंतर्भेदी आकृतियां। ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती हैं। यानी आग्नेय शैल का निर्माण क्या होता है, जो अंतर्भेदी आकृतियों के रूप में हम जानते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैलें बनती हैं। लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, ज्वालामुखी शैलों, जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है। और पाताली शैल, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होकर जम जाता है। जब लावा भूपटल के भीतर भी ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनती हैं। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां भी कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। यानी भूपर्पटी की अधिक गहराई पर ही ठंडा हो जाता है तो यह गुंबद आकार में विकसित हो जाता है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं, इन्हें हम बैथोलिथ के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होते हैं? ये ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं जो कि एक बैथोलिथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? लैकुलिथ यानी ये गुम्मदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें जिनका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। इनकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी की गुम्मद से मिलती है। लैकुलिथ गहराई में पाया जाता है। लैकुलिथ क्या होता है? गहराई में पाया जाता है। यानी ये पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। कर्नाटक के पठार में ग्रेनाइट चट्टाने की बनी ऐसी गुम्बदनुमा पहाड़ियां हैं। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण हैं। लैपोलिथ और बैकोलिथ व सेल ये क्या होते हैं? ये ऊपर उठते हुए, यानी लैपोलिथ और फैकोलिथ व सेल क्या होते हैं? ये ऊपर उठते हुए लावा को कुछ क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल पर चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्करी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ भी कहलाता है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर व अवनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। परतनुमा लहरदार चट्टानों को एक निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती हैं जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यह भी एक फैकोलिथ कहलाते हैं। क्या होते हैं? एक फैकोलिथ के रूप में कहलाते हैं। आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। यानी आग्नेय चट्टानों को एक क्षैतिज तल में, यानी इसी रूप में जब एक चादर के रूप में ठंडा होता है तो यह सिल या सीट कहलाता है। कम मोटाई वाले जमाव से को सीट व घने मोटाई वाले जमाव वाले सिल कहलाते हैं। यानी कम मोटाई वाले जो जमाव को सीट व घने मोटाई वाले जमाव
सिल कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इससे बनने वाले प्रश्न। इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं कि कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है, तो वो एक ज्वालामुखी है। दक्कन ट्रैप की सेल समूह में किस प्रकार की ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है? मिस्र का। कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल व ऊपरी मेंटल करता है। भूकंप तरंगें चट्टानों संकुचन व फैलाव लाती हैं, तो वो पी तरंग है जो कि सबसे फास्ट भी होती है। इस प्रकार से हमने एनसीईआरटी क्लास बुक 2 में से आज पार्ट 1 में, जिसमें हमने 3 लेसन कंप्लीट किए, और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे महासागरों और महाद्वीपों के बारे में, जो कि आप समय से कल 7:30 और 8 के बीच में जुड़ना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए हम इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।